हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा और कार्य। शिक्षा और कार्य। तो बच्चों, शिक्षा का और कार्य का दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं प्राप्त की जाती है, परंतु हम अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों की हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर हम अपर क्लासेस में जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। किससे करते हैं? अधिकतर लोग कहते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या है कि हमें अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने आप को समृद्ध करने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष को शिक्षा से कुछ विशिष्ट कौशलों और क्षमताओं का विकास होता है। हम किसी भी क्षेत्र की शिक्षा यदि ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर कौशल का विकास होता है और वो कौशल हमें आगे भी काम में आता है। जैसे यदि हम अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं तो ये कॉमर्स विषय में आता है। यदि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें विज्ञान विषय लेना होता है। यदि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें गणित विषय लेना होता है। कहने का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर विषय से पर्टिकुलर प्रोफेशंस प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कौशलों और किए जाने वाले कार्यों का आपस में संबंधित होते हैं। हम जो भी कौशल प्राप्त करते हैं, जैसे हमने विज्ञान की शिक्षा ली और हमने विज्ञान की शिक्षा के बाद यदि हम एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो हमने एमबीबीएस किया, तो उसके बाद हम कौन सा कार्य करेंगे? डॉक्टर का। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि प्राप्त कौशलों और किए जाने वाले कार्य वो आपस में कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। विभिन्न कौशलों का विकास दो प्रकार से होता है। हम जो भी कौशल प्राप्त करते हैं वो दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करना, पर्टिकुलरली किसी संस्थान में एडमिशन लेना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसकी सैद्धांतिक शिक्षा भी लेना तो उसकी प्रायोगिक शिक्षा भी लेना, तो ये होता है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है कि पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए मुर्गी पालन कोर्स, कि मुर्गी पालन कोर्स करेंगे हम पहले और उसके बाद हम पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। तो हमने क्या किया? कोर्स के लिए हमने दाखिला लिया है, उसमें एडमिशन लिया है, उसके बाद हमने उसकी फ़ीस पे की है, फिर हमने उसकी पढ़ाई की और फिर उसका सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं। तो ये जो शिक्षा होती है वो औपचारिक, मतलब इसके अंदर पूरी औपचारिकता होती है। दूसरा जिस अपोजिट है अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था का मतलब क्या है कि जैसे हम घर पे हैं, जो देखते हैं और व्यवहार में करते हुए ही चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे पुत्र द्वारा पिता के व्यवसाय में हाथ बटाकर कौशल अर्जित करना। जैसे पुत्र है, अपने पिता की शॉप पे बैठता है या अपने पिता के किसी काम को देखता है और देखते देखते ही वो उसको सीख जाता है, तो इसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद है शिक्षण चयन की प्रक्रिया। ये बहुत टिपिकल चीज़ है कि हम आते हैं, हमको पता है कि हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में पढ़ेंगे, 10th तक तो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने समस्या आती है कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वही निर्धारित करेगा कि हम कौन सा कौशल विकसित करेंगे और आगे जाके हम कौन सा कार्य करेंगे। तो ये शिक्षण चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, यहाँ देखते हैं कि शिक्षा के चयन की भी क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है कि हमें कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है। वास्तव में शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश लेते हैं तो चयन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हम शिक्षण व्यवस्था में जाते हैं तभी वहाँ पर चयन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम 11th क्लास में जाएंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा कि हम कॉमर्स लें, हम साइंस लें, साइंस में भी हम बायो लें या मैथ लें, और या फिर हम आर्ट्स लें। तो ये चयन की प्रक्रिया होती है। मूलतः व्यक्ति शिक्षा का सामान्य व्यवस्था में चयन प्रारंभ करके विशिष्ट शिक्षण की ओर जाता है। हम ऐसा ही करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम पहले फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 10th तक पढ़ेंगे। ये तो हमारी हो गई सामान्य शिक्षा जो सभी के लिए समान होती है। लेकिन उसके बाद हम विशिष्टता की ओर जाएंगे। विशिष्टता की ओर कब जाएंगे? जब हम 11th क्लास में जाएंगे। 11th क्लास के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट लेंगे और उसे ही हम क्या कहेंगे? विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था। अब सबसे पहले आता है सामान्य शिक्षा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को पढ़ने लिखने, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, वांछित अभिवृत्तियों, मूल्यों और अभिप्रेरणा के बारे में प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना। जो हम फर्स्ट से लेकर 10th तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य ये सब होता है कि हम पढ़ लिख लें, आपस में जो हमारे इन्वायरमेंट है, भौतिक इन्वायरमेंट है, सामाजिक इन्वायरमेंट है, सांस्कृतिक है, उसके बारे में हम जान लें, जो भी हम में अभिवृत्तियाँ हैं वो विकसित हो जाए, मूल्यों के बारे में हमें जानकारी हो, अभिप्रेरणा के बारे में जानकारी हो। यहाँ कौशल का विकास नहीं होता, केवल इन बारों के बारे में जो
बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता चलती है जब हम फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, जिसे हम सामान्य शिक्षा भी कहते हैं। प्राथमिक डिग्री स्तर तक की शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य शिक्षा। जो हम 10 तक की जो प्राथमिक डिग्री बोल रहे हैं, हम उसको वहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रशिक्षण। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और सब्जेक्ट चूज़ करके ही हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमें क्या बनना है। तो वो क्या है, विशिष्ट प्रशिक्षण। अपने चुने हुए पेशे में विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। हमें कौन सा पेशा चुनना है, हमें डॉक्टर बनना है तो हम साइंस बायो लेंगे, हमें इंजीनियर बनना है तो हम साइंस मैथ्स लेंगे, यदि हमें कलेक्टर बनना है तो हम साइंस से भी बन सकते हैं, आर्ट से भी बन सकते हैं और कॉमर्स से भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञान अर्जित करना है, हमें कौन सा कौशल चुनना है, वो हम पर ही डिपेंड करता है। हमारे यहाँ निम्न संस्थाएं विशिष्ट प्रशिक्षण देती है। अब विशिष्ट प्रशिक्षण देने वाली क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, पहली है व्यावसायिक संस्थाएं। व्यावसायिक संस्थाएं क्या होती हैं, ये संस्थाएं मेडिसिन, लॉ, टेक्नोलॉजी इत्यादि की उच्च शिक्षा प्रदान करती है। जो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं, वो मेडिकल की, लॉ की, टेक्नोलॉजी जो संबंधित जो है वो संस्थाएं सब हमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद आती है पॉलिटेक्निक। यह संस्थाएं छात्रों को ड्राफ्टमैन, जूनियर इंजीनियर, मेडिकल लैबोरेटरी इत्यादि का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराती है। जो हमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है वो हम जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेके प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा संस्थान, इन्हें हम मुक्त शिक्षण संस्थान भी कहते हैं। दूरस्थ मतलब घर बैठे बैठे दूर से ही शिक्षा प्राप्त करना, इसे हम कहते हैं मुक्त शिक्षण संस्थान, जिसमें जैसे इग्नू है वो शामिल होता है। इसके बाद है वाणिज्य संबंधी संस्थान, जिसमें टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, बुक कीपिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जो वाणिज्यिक संबंधी संस्थाएं हैं वो हमें टाइपिंग के बारे में, शॉर्ट हैंड मतलब जो शॉर्ट लैंग्वेजेस होती है उसके बारे में, बुक कीपिंग, इसका प्रशिक्षण हमें प्रदान किया जाता है। इसके बाद है हस्तकला प्रशिक्षण स्कूल। ये टेलरिंग करना, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी आदि की शिक्षा देते हैं। जो हस्तकला, जैसे इसका नाम ही समझ में आ रहा है, कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है, कपड़े सिले कैसे जाते हैं, इस टाइप का प्रशिक्षण हमें हस्तकला प्रशिक्षण संस्थान देते हैं। इसके बाद आता है विशिष्टीकृत संस्थाएं। इसके अलावा भी एक स्पेशलाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस खुले होते हैं, वो हमें स्पेशल कोर्सेज करवाते हैं। जैसे कि फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हमें एक्टिंग करना, फिल्म डायरेक्ट कैसे करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, इसके बारे में कोर्सेज करवाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल में कैसे काम किया जाता है, रिसेप्शनिस्ट कैसे बना जाता है, होटल को कैसे मैनेज किया जाता है, रूम सर्विसेज कैसे दी जाती है, तो ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में वहाँ होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। और फैशन टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे संस्थान होते हैं जो कि फैशन से रिलेटेड हमें नॉलेज देते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करें, कॉस्ट्यूम में हम किस तरह से अपना इनपुट्स डालें, तो ये सब हमें ये संस्थाएँ प्रदान करती हैं। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है कार्य जगत। हमने पहले सामान्य शिक्षा प्राप्त की, सामान्य शिक्षा के प्राप्त करने के बाद हम विशिष्ट शिक्षा की ओर गए। विशिष्ट शिक्षा में हमने स्पेशलाइजेशन ले लिया, डिग्री ले ली। उसके बाद आते हैं नौकरी करना, वो हम करते हैं पेशा जो हम अपना सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है कार्य जगत की हमारा कार्य क्या है। इसके अंदर बड़ी संख्या में व्यवसाय और उद्योग आते हैं। कार्य जगत का मतलब सारे जो उद्योग व्यवसाय जिसमें आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं वो सब आपका कार्य जगत कहलाएगा। व्यवसायों की लंबी सूची होने के कारण भारत ने नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूपेशंस नामक प्रकाशन निकाला है। इसने कार्य जगत को 11 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है। मतलब बहुत सारे, हम चाहते हो कि कार्य जगत तो बहुत सारा है। एक मजदूर जो काम कर रहा है वो भी उसका कार्य जगत है, एक शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो भी उसका कार्य जगत है। तो इस प्रकार से ये लंबी सूची है, इसको शॉर्ट करने के लिए इसको 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक, तकनीकी और संबंधित कार्यकर्ता। व्यावसायिक, तकनीकी और संबंधित कार्यकर्ता जो इस संबंध से संबंधित जो कार्य करते हैं वो इस कार्य जगत में आते हैं। पार्षद, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक, जो हम देखते हैं कि पार्षद जो सेलेक्ट होते हैं वो भी उनका कार्य जगत होता है। वरिष्ठ अधिकारी जो एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, प्रबंधक हैं जो मैनेज करते हैं, वो सब इस वाले उसमें आते हैं कैटेगरी में। इसके बाद व्यवसायी जो व्यवसाय करते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ और सहायक व्यवसायी जो तकनीकी से रिलेटेड एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं वो तकनीकी विशेषज्ञ हो गए। क्लर्क और संबंधित कार्यकर्ता जो ऑफिस में काम करते हैं एज अ क्लर्क, जो अकाउंटेंसी वगैरह ये सब चीज़ संभालते हैं वो हो गया। सेल्स वर्कर्स जो अपना सामान बेचने का काम करते हैं। इसके बाद आता है सेवा कार्य और दुकान एवं बाजार विक्रय कार्यकर्ता जो सेवा कार्य करते हैं, दुकान पर
क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, ये सब इसमें आते हैं। कुशल कृषि एवं मत्स्य पालन संबंधित जो व्यापार कार्य करता है, कृषि करना और साथ में इसके पशुपालन भी करना, तो ये सब किस में आता है, इस वाली कैटेगरी में आता है। हस्तकौशल एवं संबंधित व्यापार, जैसे हस्तकौशल मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाना और उससे रिलेटेड व्यापार करना, वो इसमें आता है। इसके बाद आता है प्लांट एवं मशीन चालक और पुर्जे जोड़ने वाला, जो कि प्लांट्स तैयार होता है, तैयार उसके अंदर मशीनरी पुर्जे इनको जोड़ने वाला, बनाने वाले मशीनरी को, वो इसमें आता है। इसके बाद आता है 11वां प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में फार्मिंग्स भी आती है, खेती भी आती है, इसके अलावा मत्स्य पालन, कृषि पालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय में आता है। आगे बच्चों, इसके बाद आता है नौकरी के आधार। प्रत्येक नौकरी के लिए विभिन्न अर्हताओं का होना आवश्यक होता है। प्रमुख अर्हताएं निम्न हैं। देखो, हम कोई भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि आपने कभी अखबार में इश्तिहार देखा होगा किसी भी नौकरी का, तो वो आपके सामने काफ़ी सारी कंडीशंस रख लेते हैं कि आप में ये होना चाहिए। तो ये सब कहलाती हैं नौकरी की अर्हताएँ। एलिजिबिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये अर्हताएँ कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आयु की अर्हता। कोई भी नौकरी प्राप्त करने के लिए अलग अलग आयु क्या होती है, क्लैरिफाई की जाती है कि इस नौकरी के लिए ये आयु होनी चाहिए, इसके लिए ये आयु होनी चाहिए। जैसे कि एक यदि जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है तो उसमें हम देखते हैं कि कम आयु वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो फिजिकल वर्क अच्छे से कर पाते हैं। नौकरी की आयु की अर्हता नौकरी की पृष्ठभूमि और प्रत्याशा को दिमाग में रखकर विशेषीकृत की जाती है कि नौकरी काम कैसा है, ये सब देखा जाता है। कई नौकरियों में अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है, कईयों में हम फ्रेशर्स को लेते हैं। तो आयु डिसाइड कर ली जाती है कि इस आयु के लोग इस वाली नौकरी को कर सकते हैं। तो ये हो गई आयु की अर्हता। फिर है लैंगिक अर्हता। कुछ पेशों में पेशे की पृष्ठभूमि, क्षेत्र और कार्य के स्थान को ध्यान में रखकर लिंग अर्हता निर्धारित की जाती है। कई पेशों में देखा जाता है कि स्पेशलाइजेशन, जैसे कि कुछ जो काम है वो केवल पुरुषों को ही दी जाते हैं। जैसे कोयले की खदान में काम करना है तो वो अधिकतर पुरुष ही करेंगे, तो कुछ में लैंगिक अर्हताएँ भी दी जाती है। कुछ जैसे हम ये कहते हैं कि किसी बच्चे को संभालने का काम करना है तो अधिकतर किसको, महिला को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो लैंगिक अर्हताएँ भी होती हैं। नागरिक अर्हताएँ, सामान्यतः किसी देश में सरकारी नौकरियां उसी देश के नागरिक को दी जाती है। नागरिक अर्हता का मतलब है कि इसी देश का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसको भारत में नौकरी दी जाएगी, क्योंकि वो सरकारी नौकर है। तो इस प्रकार से कई जगह नागरिक अर्हताएँ भी दी जाती है। शारीरिक अर्हताएँ, जैसे जिस तरह का जॉब है उसके हिसाब से शारीरिक चीज़ों को भी प्राथमिकता दी जाती है कि इतनी ऊंचाई, जैसे पुलिस की नौकरी है, इतनी ऊंचाई होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए। तो ये शारीरिक अर्हताएँ होती है कि शारीरिक अर्हता वजन, ऊंचाई, छाती, दृष्टि आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है कि भाई कितना दृष्टि है, इतनी दृष्टि होनी चाहिए। वो काम पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम के लिए नौकरी दी जा रही है। व्यक्तित्व की अर्हताएँ, जैसे कुछ एक जॉब होती है जिसमें आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी है तो उसके लिए अच्छी बोलने की स्मार्टनेस होनी चाहिए। इसके अलावा आप लुकिंग वाइज भी अच्छे होनी चाहिए। और सेल्स वर्कर्स हैं, उनका काम ही अपना सामान बेचना है, तो वो यदि अच्छी तरह से बोल पाएंगे तो वो उस तरह की नौकरी कर पाएंगे। तो व्यक्तित्व की अर्हताएँ में ये आता है कि कुछ पेशों में आकर्षक व्यक्तित्व वाले महिला या पुरुष को ही आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है शैक्षणिक और प्रशिक्षण अर्हताएँ। ये तो मेन होती ही है कि शिक्षा का स्तर क्या लिया हुआ है, इसके अलावा प्रशिक्षण कौन कौन से लिए हुए हैं, उसके आधार पर ही नौकरी दी जाती है। शिक्षा मतलब जैसे कि यदि आपसे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आपको कोई जॉब देना चाहता है तो मिनिमम इतना तो आपकी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कौन सा साथ में कोर्सेज किए हुए हैं तो उसके आधार पर ही वो आपको नौकरी देंगे। तो विभिन्न पेशों के लिए अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक अर्हताएँ होती हैं। प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपने सैद्धांतिक अध्ययन का उपयोग कर सके। प्रशिक्षण इसलिए देते हैं ताकि जो सिद्धांत है उसका उपयोग भी कर सके। भाई हमने सैद्धांतिक नॉलेज तो पूरी ले ली, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी तो पता होना चाहिए कि उसको कैसा यूज़ करेंगे, तो इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है अनुभव की अर्हताएँ। कुछ नौकरियों में अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। मान लो कोई स्कूल संभालना है पूरा, तो फ्रेशर्स को ना लेके हम किसी अनुभवी को लेंगे, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर वो पूरे स्कूल को मैनेज कर सकता है। तो कई नौकरियों में अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद आता है कानूनी अर्हताएँ। प्रतिष्ठित पद के लिए व्यक्ति स्वच्छ चरित्र वाला और जुर्म के लिए सजायाफ्ता ना हो। कानूनी अर्हता का मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं तो हमको ये देखना होता है, मतलब किसी जॉब में अच्छे अधिकारी की पोस्ट दे रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसके खिलाफ कोई केस ना हो,
ठीक है, और उसने किसी प्रकार का जुर्म ना किया हो और वो स्वच्छ चरित्र वाला हो, तो ये भी एक बेसिक नीड होती है। इसके बाद है अनुमति प्रदान करना या लाइसेंसिंग। कुछ एक नौकरी होती है जिसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे यदि ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो तो आपके पास जो लाइसेंस बनता है ड्राइविंग का वो आपके पास होना चाहिए। और यदि आप दुकान खोल रहे हो मेडिकल स्टोर की तो आपके पास बी फार्मा डी फार्मा जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। तो लाइसेंस भी क्या होती है, अनिवार्य होता है, जैसे वाहन चलाने के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, तो इन सब के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, लाइसेंस समझ में आ गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।